सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कानूनों के निर्वचन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्याय प्रशासन में निर्वचन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राय सभी शासन प्रणालियों में मुख्यतः 3 अंगों का समावेश रहता है। पहला विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। शासन के इन तीनों अंगों के अपने अलग अलग कार्य हैं। जहां विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, वहीं कार्यपालिका का कार्य इन कानूनों का निष्पादन करना है, जबकि न्यायपालिका का कार्य कानूनों का निर्वचन करना है। निर्वचन न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। जब कोई विवाद न्यायालय के सम्मुख आता है तो न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार उसका निपटारा करता है। ऐसा करने में उसे विधायिका का आशय मालूम करना आवश्यक है, क्योंकि विधायिका का आशय कानून के स्वरूप में दर्शाई जा चुकी है। इसलिए न्यायालय का कर्तव्य कि कानून की भाषा की परिसीमा में के भीतर से ही विधायिका के आशय को खोज निकालना होता है। ये स्पष्ट है कि न्यायालय मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय द्वारा जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है उन्हें निर्वचन के सिद्धांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का निर्वचन कुछ सिद्धांतों व नियमों के आधार पर करती है। उसे निर्वचन कहा जाता है। अर्थात संसद द्वारा पारित कानूनों का न्यायालय द्वारा व्याख्या करना। निर्वचन क्या है? विधायिका के आशय का पता लगाने के लिए कुछ नियम या सिद्धांत निर्धारित है। इन्हें ही निर्वचन के नियम कहा जाता है। निर्वचन का सामान्य अर्थ है अर्थ निर्धारण करना, अर्थ निरूपण करना। विधियों को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया को निर्वचन कहा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे व्याख्या अथवा अर्थान्वयन के नाम से भी जाना जाता है। निर्वचन की विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सामान्य के अनुसार निर्वचन की परिभाषा: निर्वचन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल का आशय उस माध्यम से मालूम करता है जिसे प्राधिकृत रूप से करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्वचन एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा किसी उपबंध या शब्दों के सही अर्थ को समझा जाता है। निर्वचन किसी जटिल शब्द का अर्थ अभिनिश्चित करता है। मैक्सवेल के अनुसार न्यायालयों द्वारा संविधियों की भाषा, शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया को ही निर्वचन कहा गया है। दूसरों शब्दों में ऐसी पद्धति जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा किसी संविधि में प्रयुक्त भाषा या शब्दों का अर्थान्वयन किया जाता है, निर्वचन कहलाता है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय लिपिबद्ध विधि में प्रयुक्त शब्दों का वह अर्थ लगाता है जो अनुमानतः विधायिका ने लगाया होगा। सरल शब्दों में संविधि में प्रयुक्त भाषा अथवा शब्दों को विधायिका के आशय के अनुरूप अर्थ देने की प्रक्रिया ही निर्वचन है। अर्थान्वयन क्या है? यद्यपि निर्वचन, व्याख्या एवं अर्थान्वयन सभी एक ही भाव के द्योतक है, फिर भी निर्वचन
एवं अर्थान्वयन में थोड़ा अंतर है। जहाँ निर्वचन से अभिप्राय संविधि में प्रयुक्त शब्दों के प्राकृतिक अर्थ से ही उसके सत्य स्वरूप के निर्धारण किया जाता है, वहीं अर्थान्वयन से अभिप्राय संविधियों में प्रयुक्त शब्दों से परे हटकर उसकी आत्मा के आधार पर उसके सही अर्थ या स्वरूप को जानने की प्रक्रिया से। सामण्य के अनुसार अर्थान्वयन को निर्वचन के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों के प्राकृतिक अर्थ में उसके सच्चे स्वरूप का निर्धारण निर्वचन कहलाता है, जबकि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के बाहरी स्वरूप को जानने की प्रक्रिया अर्थान्वयन कहलाती है। निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर। निर्वचन का तात्पर्य अर्थ निरूपण अर्थात निर्वचन किसी तथ्य का अर्थ होता है। अर्थान्वयन वह तरीका है जिसके द्वारा निर्वचन प्राप्त किया जाता है। निर्वचन साध्य है और अर्थान्वयन निर्वचन का साधन है। तीसरा अंतर, अधिनियम की भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त हुए शब्दों के प्राकृतिक तथा सही रूप का निर्धारण, जबकि अर्थान्वयन अधिनियम में प्रयुक्त हुए शब्दों के बाहर जाकर उसके सही स्वरूप का जानने की प्रक्रिया अर्थान्वयन कहलाती है। निर्वचन में विधायिका का आशय प्रमुख होता है, जबकि अर्थान्वयन में अधिनियम के परिभाषित शब्दों का वास्तविक अर्थ देखा जाता है। निर्वचन के किसी का वास्तविक या शाब्दिक या साधारण अर्थ लिया जाता है, जबकि अर्थान्वयन में कभी कभी शाब्दिक अर्थ के अलावा असंगत एवं अन्यायपूर्ण परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। संसद द्वारा पारित कानूनों में से के संबंध में जब संशय उत्पन्न होने जाने लगता है, तब इस संशय को दूर करने के लिए न्यायपालिका आंतरिक सहयोगी तत्वों का सहारा लेता है। यदि निर्वचन के आंतरिक तत्वों के मामले से मामला स्पष्ट नहीं होता, तो बाहरी तत्वों का सहारा लिया जाता है। निर्वचन के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है रामावतार बनाम सहायक विक्रेकर अधिकारी। इसमें प्रश्न ये था कि क्या पान के पत्तों के विक्रय पर विक्रय कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पान वेजिटेबल है जिसका विक्रय कर योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि वेजिटेबल को विधायिका द्वारा सामान्य अर्थ अर्थात सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जबकि पान को सब्जी नहीं कहा जा सकता। इस अनिष्ट को विधायिका समाप्त करना चाहती थी। दूसरा केस है कंवर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। इस मामले में प्रत्यर्थी के कर्मचारियों को उस समय अपराधियों द्वारा पीटा गया जब वे आवारा पशुओं को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रश्न ये था कि क्या जिस अधिनियम के अंतर्गत उक्त कर्मचारी पशुओं को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, उस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द परित्यक्त या एबेंडन्ड के अंतर्गत पशुओं को सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि इस कानून की अधिनियमित करने का उद्देश्य सड़कों पर आवारा पशुओं के भ्रमण को रोकना था। अतः इस संदर्भ में प्रत्यक्त का तात्पर्य मालिक रहित नहीं हो सकता, वरन इसका तात्पर्य पशुओं को खुला या बिना देख रेख के छोड़ना है। इस प्रकार निर्वचन का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? विधायिका के आशय का पता लगाया जाना, ऐसे आशय को मूर्त रूप प्रदान किया जाना। आज हमने निर्वचन क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में
आ गया होगा।